सखी सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। भाई ये जो शब्द है ना, हाँ सखी सहेली, हाँ अपने आप में इतना प्यारा शब्द है कि बस जैसे ये बनती बजती है धुन और हम जब कहते हैं कि सखी सहेली कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं, हाँ तो बस मन खुश हो जाता है ना। हाँ, बहुत सारी बातें अपने आप में समेटे होती है सखियां सहेलियां। और देखिए, जन्म से तो हम बहुत सारे रिश्तों से बंधे होते हैं, माता पिता चाचा चाची भाई बहन, लेकिन दोस्ती का और सखियों का जो रिश्ता होता है वो हम बाद में बनाते हैं। और हमारे जो अच्छे दोस्त अच्छी सहेलियां होती है वो होना जरूरी भी है, क्योंकि कई बार दिल में बहुत सारी बातें होती जो हम शायद किसी और से नहीं कह पाते हैं, लेकिन सखियों से दिल खोलकर बात कर लेते ये हैं। जो अच्छा शब्द लगाया ना, मतलब बीच में कि अच्छे दोस्त, हाँ अच्छी सखी, अच्छी सहेली, हम्म, ये जो अच्छा शब्द है ना, बड़ा मतलब गंभीर सा है। मतलब हाँ इसके बारे में अगर हम विचार करने लगे तो बहुत सारे इसके बिंदु हैं जिन पर हमें ध्यान रखना होगा, तभी ये हम अच्छा जो है परिभाषित कर पाएंगे हाँ कि सच मायने में अच्छा क्या है। हाँ यहाँ की देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, चलो इसको दोस्त बना लेते हैं, है ना। हाँ छोटे थे तो ऐसा होता था कि ये भाई क्लास में जो सबसे अच्छी लग रही है, बड़े स्मार्टली आती है, तो चलो ये तो इसकी दोस्ती होनी चाहिए, हाँ, ऐसा होता है। लेकिन दिखने में अच्छा होना और एक स्वभाव में अच्छा होना, इन दो हम्म बातों में बड़ा फर्क होता है। और जब हम किसी मुश्किल में फंसते हैं या कभी जरूरत पड़ती है, हर इंसान को कभी ना कभी सहायता की आवश्यकता पड़ ही जाती है, लेकिन उस सहायता के वक्त कौन हमारी मदद करता है, कौन हमारे साथ खड़ा होता है, कौन हमारे मन को संबल देता है, वो हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है। तो ये है बिल्कुल। अच्छे की परिभाषा। और इसके साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी बातें भी ये बात अपने आप में समेटे हुए हैं, है ना। ये बात तो है। हाँ और स्कूल के समय का तो अंदाज ही अलग होता था। किसी दिन क्लास में नहीं गए, तब तब बार बार परखा जाता था कि कौन सी सहेली जो तुरंत दे देती है अपनी कॉपी। कोई कहती हाँ है नहीं नहीं हमें भी तो होमवर्क करना है, गृह कार्य हमें भी करना है, हम अब तुम्हें कैसे दे दें। तो हाँ ये सब जो चीजें थी तो लगता था अरे ये तो बिल्कुल दुश्मन है, सहेली नहीं है। लेकिन उस समय कुछ ऐसी चीजें भी होती थी कि इसलिए भी नहीं दी जाती थी कि वो पीछे नहीं होना चाहती थी। हम्म, कहीं नोट्स अगर तैयार किया है तो परीक्षा में ऐसा ना हो कि ये हमारा नोट्स पढ़ ले तो ये नंबर ले आए ज्यादा। जी बहुत सारे कारण थे और बचपना भी होता है, लेकिन बड़े बिल्कुल। होने के बाद अगर ये स्थिति आती है तो हमें हाँ, विचार करना तो चाहिए। समय समय पर हमें मूल्यांकन करना चाहिए। दोस्त या सहेलियां तो हमारी बहुत सारी होती है, लेकिन सोचते रहें परखते रहें कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन हमारा सच्चा मित्र है। इसमें जो छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करती है, बहुत मायने रखती है, वो उसमें सबसे पहली जो बात है वो कि कोई सहेली हमारी ऐसी होती है जो हर बात में हमारी बुराई ढूंढती है। अरे क्या साड़ी पहनी, क्या कपड़े पहने, क्या हेयर स्टाइल है, बिल्कुल। अरे ये तो ठीक नहीं लग रहा, ये तुम्हारे ऊपर जच नहीं रहा है। तो जब बार बार कोई व्यक्ति हमारे साथ रहने वाला इस तरह की बातें करता है तो हमारा मनोबल गिर जाता है, हमारा आत्मबल गिर जाता है, और हम ये सोचने लगते हैं इसका मतलब ये कि हम तो किसी काम के ही नहीं, हम तो कि अच्छे दिखते ही नहीं, इसमें एक बात है और ना। है कि ये संबल तो गिरता है, लेकिन यहीं पर अगर जो हम बार बार ये कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, लेकिन यहाँ इसकी एक सीमा होती है। तो इस हम्म बात को आप समझें कि आप कहेंगे कि कभी तो हम ये कहते हैं कि जो आपकी बुराई करता है, जो आपकी कमियां बताता है, वो आपका मित्र है, नहीं। लेकिन एक सीमा तक ही वो ठीक है। हम्म, ऐसा तो नहीं, कहीं तो आपको समझ में आता है कि नहीं ये आपके ऊपर ये ठीक लग रहा है। चेहरा, हाँ ये मोहरा ठीक लग रहा है, इतनी बड़ी बिंदी ठीक लग रही है, कान में इस तरीके के झुमके अच्छे लग रहे हैं, या हम्म ऐसी साड़ी अच्छी लग रही है। हम्म तो आप थोड़ा सा किसी और से भी देख लें, हम्म आपके घर वाले क्या कह रहे हैं, आपके बच्चे क्या कह रहे हैं, आपके परिवार में और भी सदस्य हैं वो क्या कह रहे हैं। हम्म तब आप देखें। ये जो मंजू कह रही हो ना कि बिल्कुल सही है कि वो बार बार अगर आपको हर बार कहती हैं हम्म कि अरे ये साड़ी तो अब मतलब पुराना फैशन हो गया, ये क्यों हम्म पहना है तुमने, हम्म तो आप देखें कि ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल मनोबल गिरा रही है आपका। तो हम्म। थोड़ा सा आपको बार बार बीच में ये देखना पड़ेगा, है हाँ, ना। तो इसी तरह से जब हर छोटी छोटी बात में जब टोका टोकी होती है तो हमें समझ में आ जाता है रेणु जी कि ये तो, हाँ ये तो मैंने ठीक किया था, सभी लोग तो इसकी तारीफ कर रहे हैं, फिर ये एक ही व्यक्ति क्यों है जो बार बार इस हम्म चीज की बुराई कर रहा है। लग रहा है तो ऐसा तो नहीं, थोड़ा अपना टोन डाउन कर लें, थोड़ा सा हाँ कम कर लें। तो जी ये भी एक तरीका है दूसरे का मनोबल गिराने का कि उसकी हम्म बहुत ज्यादा तारीफ की जाए। बिल्कुल। हाँ, तो तो उसके ऐसे लिए भी मित्रों, सतर्क रहें। हाँ सतर्क रहे, और ऐसे मित्रों की
पहचान जरूर कर लें कि वो वाकई में आपका मित्र है, आपका हितैषी है या नहीं। और एक बात और है कि कुछ कुछ मित्र ऐसे होते हैं हमारे जो बहुत कंजूस होते हैं, लेकिन अपने मित्र को वो इस तरह से चढ़ाते, अरे परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर आए, अरे और तुमने तो गाड़ी खरीदी, चलो आज पार्टी करेंगे। इस तरह की बातों से वो उन्हें चढ़ाते हैं कि बाहर जाएं, कुछ खाएं पिए, कुछ मजे करें, इस तरह से। और जब बिल देने की बारी आती है तो वो हाथ पीछे खींच लेते हैं और सारा का सारा भार उस सहेली या उस दोस्त पर डाल देते हैं। हाँ, ये तो ठीक है कि अगर आपके मित्र ने कुछ खरीदा है और आपने आग्रह किया या आपने मस्ती के लिए, खुशी के लिए कहा कि चलो पार्टी करते हैं, बाहर खाते हैं, ट्रीट दो, लेकिन वहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद मकान तक खरीद रहे हैं और आपको चाय। और वहीं एक संघर्ष की, रेखा कालिंदी के संघर्ष की कहानी भी सुनाएंगे। बिल्कुल। और एक छोटी सी कविता भी सुना देंगे। हाँ, बिल्कुल सुनाएंगे। और बादाम की चाय की बात आपने की, तो जैसे सखी सहेली प्रोग्राम खत्म होगा, चाय पीने का वक्त तो हो ही जाएगा ना, उसी समय बादाम की चाय भी बनाइएगा आप। बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत। बिल्कुल। देखिए रेणु जी, जो हमारी अच्छी सखी होती है, कैसे हम उसको अपने दिल की बात कह देते हैं कि मेरा मन उलझे तन डोले, है ना। यानी दिल की जो अंदरूनी बातें हैं वो कहने के लिए सखी या सहेली जो होती है वो सबसे अच्छा माध्यम होती है ना। बिल्कुल सबसे अच्छा माध्यम होती है। लेकिन मन उलझे कुछ ऐसी ही आज कहानी हमारे साथ हो गई। तो हम सोचे थे, जो हमने कहा था कविता सुना देते हैं। बिल्कुल, कहानी ऐसे वो कविता सुनाइए, हम भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपने भी, जाहिर सी बात है, आपने अपनी सखी के बारे में ही लिखा होगा। हाँ बिल्कुल, आज सुबह सुबह का वाकया है तो हमने कहा ताजा तरीन है मामला, तो चलो बता देते हैं जी। सुबह की वही दिनचर्या, सुबह की वही दिनचर्या सब पूरी कर अलमारी खोली ही थी कि वो मुझसे लिपट गई। मैं एकदम से ये सुनकर चौंक गई। उसने कहा, कोरोना क्या आया, तुम तो मुझको भूल ही गई। ओह, मुझे पूछती ही नहीं, और पूछना क्या, मेरी तरफ देखती ही नहीं। ऐसे कोई निष्ठुर होता है भला क्या,
सखी सहेली में तो सबको बताती फिरती हो, किसी को अकेलेपन का एहसास नहीं होने देना चाहिए। और तुम भी वही निकली, चौकी पर कुछ और चौके में कुछ। हाँ, वो तो जी। कह तो ठीक ही रही है। ऐसा मैंने सोचा और भर आंख उसे देखा। उसने मेरी आंखों को देखा, मन को पढ़ा और बस शुरू हो गई। मनुहार वाली बात अधिकार में बदल गई। मैंने कहा, जरा सा मैं मुलायम क्या पड़ी, तुम तो सीमा पार कर रही हो, सर पर चढ़ रही हो, मिलने वाली सुविधा को अपना हक बता रही हो। बोले, आसपास जरा नजरें घुमाओ, आसपास जरा नजरें घुमाओ, क्या तुम ऐसा करने से किसी को रोक पा रही हो? सच स्वीकार कर हार न माने बगैर शर्तें मैं उसे गिनाने लगी। सच स्वीकार कर हार न मानकर शर्तें गिनाने लगी। चलोगी पर उड़ोगी नहीं, जरा सी हवा मिली और पंख लगाकर तुम तो उड़ने लगती हो, बारिश की बूंदों से लिपटने लगती हो। वो बोली, तुम ही तो कहती हो, हवाओं संग आसमां तक उड़ो, पानी की बूंदों में तिरो लहरों। बस बस, मैंने उसे टोका और बीच में ही रोका। आजकल नहीं उड़ सकती इस कोरोना काल में, मुझसे लिपटी रहना होगा। लेकिन उनका क्या, क्योंकि तुम तो जब चलती हो संगी साथियों को भी साथ में लेकर चलती हो। कुछ छम छम करते हैं, कुछ खनकते हैं, कुछ झूमते हैं और कुछ लहराते हैं। थोड़ा मायूस हो, उदास हो, वो बोली, नहीं पकड़ूंगी उनका हाथ, नहीं पकड़ूंगी उनका हाथ, चलूंगी तुम्हारे साथ, क्योंकि बहुत दिनों बाद तुमने मेरी ओर देखा है। रहूंगी खुद में सिमट कर, तुमसे लिपट कर। और भी कुछ चाहिए था क्या किसी को पिघलने के लिए? बस मैं पिघल गई। और भी चाहिए क्या किसी को पिघलने के लिए? तो बस मैं भी पिघल गई। फिर क्या, हैंगर से उतार कर ये सफेद पोल्का डॉट वाली गुलाबी साड़ी की चाहत कर दी पूरी। अरे वाह, क्या बात है रेणु जी। बहुत सुंदर कविता थी। और सखियों को हम बता दें कि रेणु जी की स्वलिखित कविता है ये। और सचमुच सखियों का प्यार कुछ ऐसा ही होता है। यानी जो शिकायत शायद हम दूसरों से ना कर सके, ऐसी शिकायत करने में भी, मीठी मनुहार करने में भी सखियों के साथ कोई ऐसी बात नहीं होती। हाँ, कि कोई नहीं बंधन नहीं होता, कोई बंधन नहीं होता है। बिल्कुल। तो अच्छा, एक बात और है, सखियों से जब हम बातें करते तो एक ये भी डर नहीं होता है। सच में जो अच्छा, सबसे पहला जो शब्द लगाया था ना मंजू, अच्छी सहेली वाला, उसको मत भूलिएगा, उसको पकड़ के रखना होगा। बिल्कुल, मैं पकड़ के रखूंगी। जब हम सखियों से कुछ कहते हैं, ठीक है, अपने परिवार की बात हो या कभी कभी जीवन साथी की भी बात होती है, हम उनसे साझा करते हैं, उन्हें बताते हैं, बांट लेते हैं, वो हमारा मन हल्का करती हैं। और हम चाहते हैं कि ये बात कहीं फैले भी नहीं, क्योंकि हम उस पे, ठीक है, आज हमारी नाराजगी हो गई जीवन साथी से, कुछ ऐसी खटपट हो गई कि बहुत ज्यादा आगे तक बात बढ़ गई, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि ये हमारा रिश्ता बना रहे, बात हमारे मतलब मन हल्का हो जाए, लेकिन बात कहीं ज्यादा आगे तक ना जाए। तो ये सिर्फ सहेली ही तो है जो रख लेती है अपने पेट में। हाँ, बिल्कुल। और ऐसा है कि कई बार ये भी कहा जाता है कि पति पत्नी का जो संबंध है ना, वो भी एक सहेली और दोस्त की तरह होना चाहिए। और जब पति पत्नी का संबंध न होकर के जब सहेली और दोस्त का संबंध होता है, तो वो रिश्ता बहुत आगे तक जाता है। और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो मतलब आपस में ही सुलझ जाती है। हमें किसी और अच्छे दोस्त की, अच्छी सहेली की कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती। जो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ, हमारे पति या पत्नी के अलावा और भी कोई दोस्त है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दोनों का संबंध भी जो है, हाँ, एक अच्छे दोस्त और सहेली की तरह होना चाहिए। बिल्कुल, एकदम सही बात है कि पति भी हमारा बहुत अच्छा अगर दोस्त है तो वाकई बाहर की भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे अपने परिवार की या कहीं सखियों सहेलियों की ही समस्या होती है, कार्यालय में या व्यवसाय से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वो अगर आपका पति सच में आपका अच्छा दोस्त है तो आप उनसे साझा करती हैं और बहुत सही राय मिलती है, क्योंकि उन्हें आपके मन मिजाज, आपकी पॉकेट सब पता है कि हमारा आर्थिक स्तर क्या है, हमारी आर्थिक समस्याएं क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, और वो सब कुछ समझते हैं। बिल्कुल। और सखियों की हम बात कर रहे थे, तो एक और बात है जो अगर उनमें ये बुराई हो तो हमें उन सखियों से थोड़ा दूर रहना चाहिए कि कई सखियां हमारी कान की बहुत कच्ची होती है ना? क्या बात मतलब है? क्या सुनती हैं, क्या कहती हैं, या अभी तो उन्होंने ये बात कही कि हाँ ठीक है, मैं ऐसा करूंगी, और अगले ही पल वो बदल जाती है और कहती नहीं, मैंने तो ऐसा कभी कहा ही नहीं। या आपने अपना समझ करके कोई दिल की बात कही और वो सब जगह वो बात फैला देती है, तो हम ये सोचते ही रह जाते हैं कि ये बात बाहर आई कैसे? हमने तो एक विश्वास पत्र अपनी सखी समझ करके किसी को कहा था, मन की बात बताई थी, और ये तो जहां तहां वही बात सुनाई दे रही है। यानी कि अपनी बात पर वो अडिग रहें और जो भी बात हमसे कहें कि नहीं, हम ये किसी को नहीं कहेंगे, या हम तुम्हारी कोई समस्या है, चाहे वो पैसे की कभी देने की बात हो कि हाँ हम तुम्हें दे देंगे, कोई जैसे अक्सर होता है कि कोई बड़ा सामान हमें खरीदना होता है तो हम सोचते हैं कि आसपास के
के लोग हमें दे दें, कभी लोन मिलने में दिक्कत होती है, तो उन्होंने तो हमें दे दिया कि अच्छा, आश्वासन दे दिया कि हम ठीक है इतने पैसे तुम्हें दे देंगे, लेकिन एकदम ऐन समय पर मुकर गई। तो ये सारी चीजें जो है, यानी कि जो अपने शब्दों से मुकर जाती हैं, ऐसी सहेली से भी सावधान रहें। और वहीं जो बात है कि कान की कच्ची, वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ। कि आपसे तो बहुत अच्छे से मिल रही है, लेकिन किसी और ने उनका कान भर दिया, तो बस थोड़े दिन बाद अचानक से वो, आपको समझ में भी नहीं आता है कि वो टेढ़ी टेढ़ी क्यों घूम रही है। हाँ, व्यवहार पूरा बदल जाता है और हम ये सोचते ही रह जाते हैं कल तक तो हो सब क्या ठीक था, गया? आज क्या हो गया। क्योंकि हमें वो बात पता ही नहीं रहती कि क्या हो चुका है जिसकी वजह से इनके मिजाज में इतना बदलाव आया क्योंकि है ना? आपके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था। वो हाँ। मंजू, हुआ दरअसल ये होता है कि किसी ने कुछ कहा कि भाई तुम्हें नहीं पता, लो तुम तो 10 साल से मंजू की अच्छी सहेली हो, हाँ। लेकिन परसों तो वहां पर जहां पार्टी में गई थी, तो वो तो तुम्हारी बुराई कर रही थी, और तुम्हारे पति के बारे में न जाने क्या कह रही थी, तुम्हारे बच्चों के बारे में न जाने क्या कह रही थी। हाँ। अब वो 10 साल की सारी दोस्ती उन्होंने एक कच्चे घड़े की तरह तुरंत टूट गई। बिल्कुल। और आप समझ ही नहीं सकती, क्योंकि उनको तो लगा, अच्छा मंजू, अरे आपको विश्वास होना चाहिए कि 10 साल से अगर आपकी कोई मित्र है, तो क्या वो सच में ऐसा कह सकती है? हाँ। और अगर कह सकती थी, तो आपने 10 साल से दोस्ती क्यों निभाई? हाँ, दोस्ती बनाने में या मित्रता बनाने में बहुत लंबा समय मिलता है, विश्वास जी। जीतने में भी बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन उसे तोड़ने में सिर्फ एक जो क्षण होता है, बस वही जी। होता है। तो उस क्षण को आपके जीवन में ना आने दें। और हमारी कई सखियां ऐसी भी होती है ना, जो हमेशा सिर्फ अपना रोना रोती रहती है, अरे घर में ये हो गया, वो हो गया, पैसों की कमी है, ये हो गया, प्लीज थोड़ा सा उधार दे दो, मेरे घर में तो ये ठीक नहीं चल रहा। तो इससे क्या होता है ना कि हमारे भी जीवन में एक नकारात्मक वातावरण पैदा होता है, और वो दुखी है या नहीं है, लेकिन उन बातों से हम बहुत दुखी हो जाते हैं, जिसका प्रभाव हमारे परिवार पर और हमारे जीवन पर, हमारे दिमाग पर पड़ता दिमाग है। पर पड़ता है। और जैसे कि हम बराबर बात करते रहते हैं इस कार्यक्रम में, कि जब मन पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो जाहिर है कि हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित हो जाता है। जब हम दुखी रहते हैं या बहुत नकारात्मक सोचते हैं, सिर्फ पैसे की समस्या नहीं है। पैसे की समस्या तो मंजू ऐसा है ना कि वो हम दूर कर सकते हैं, कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत हमने मदद कर दी, लेकिन जितनी तकलीफ आपको ही है, जैसे कि अगर मान लीजिए घर में आपके बच्चे का नंबर कम आया, उनके बच्चे का भी कम आ गया, लेकिन वो इस कदर रोती है जैसे लगता है आप बड़ी सुखी हैं, आपके बच्चे ने तो मतलब 97% आया, 95% आया है, और उनके बच्चे का 75 ही आया। तो इस तरह से सामने वाले की भी समस्या वो ऐसे लोग नहीं सुनते हैं। दिक्कत ये होती है कि खुद में इतना ज्यादा वो परेशान रहते हैं कि वो आपकी किसी समस्या को सुनने लायक ही नहीं होते। और क्योंकि उनको अपनी समस्या इतनी पहाड़ जैसी लगती है कि वो आपकी बिल्कुल नहीं सुनते हैं। हाँ, और कई सखियां तो प्रतिस्पर्धा करने में बहुत आगे होती है, जैसे परेशानियों में। परेशानियों में भी, और भी अन्य बातों में। अरे इसकी साड़ी इतनी अच्छी कैसे, अब मैं कल जो पहन के आऊंगी ना, इससे अच्छी साड़ी पहन करके आऊंगी, इसको जितने कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं ना, उससे ज्यादा मुझे मिलने चाहिए। क्या ऐसा संभव है? लेकिन ये बताओ मंजू। नहीं संभव है, लेकिन ऐसा करने की उनकी आदत होती है। और वो जो प्रतिस्पर्धा होती है ना, वो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। इसको तो सीधा सीधा ईर्ष्या का नाम हम दे सकते हैं। और एक बात और है कि हो सकता है कि आपको 10 लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिया, हो सकता है आपको 200 लोग दे दे, तो आप क्या करेंगी? तो ये वाली दोनों चीजों के बारे में बहुत जबरदस्त बातें हैं, कि आप एक तो अच्छा बनने के लिए, और वहीं जो हमने पहले कहा वो ज्यादा खतरनाक मुझे लगता है मंजू, वो हमें समझ में भी नहीं आता है कि आपने थोड़ी सी अपनी परेशानी बताई कि आपके पति बीमार है, और वो शुरू हो गई। वो नहीं भी बीमार है तो भी नहीं, वो 1 साल पहले बीमार थे कह के, और वो हैरान परेशान, मतलब वो इतनी परेशानी अपनी दिखा देते हैं ऐसे लोग कि आपको लगता है मैंने क्यों ही मुंह खोला यहाँ पर। जी। तो वही आपकी बातें भी कुछ इस तरह की स्वस्थ होनी चाहिए कि दिमाग, शरीर और वातावरण स्वस्थ बना रहे, ये बहुत जरूरी है। और अब स्वस्थ वातावरण के लिए संगीत का भी बड़ा महत्व होता है, हम जानते हैं इसका महत्व। बिल्कुल। मेरे महबूब में क्या नहीं, क्या
ये गाना हमने सुनवाया ना रेणु जी, यूं ही नहीं सुनवाया। बिल्कुल, क्योंकि हर शख्स को यही लगता है कि मेरे में क्या नहीं। हाँ। और कितने अच्छे-अच्छे इसमें शब्दों का प्रयोग किया गया और बड़ी खूबसूरती से इस अंदाज में इसको पेश किया गया हाँ, है कि दोनों सखियों में कितनी प्रतिस्पर्धा हो रही है इस बात की कि भाई मेरा जो मेरे महबूब में क्या नहीं। बिल्कुल। तो यही बात होती है जो नहीं होनी चाहिए। हाँ। और अगर हो तो भी एक अच्छी प्रतिस्पर्धा हो, एक दूसरे के गुण गिनवाइए। हाँ, और हमें तो लगता है मंजू की सबसे अच्छी बात तो वही होगी कि हम जब मिलें तो हम कुछ रचनात्मक बातें करें, कुछ अच्छा क्या बनाया, चाहे सिलाई की बात हो या रसोई घर की बात हो या पढ़ाई की बात हो, हम कुछ किताबें पढ़ें तो वो साझा करें, कुछ लिखें तो वो एक दूसरे को बताएं, या नहीं लिखा भी है सामने वाले हमारे मित्र ने, हमने कुछ लिखा है तो उसे कुछ इस तरह से बताएं कि वो प्रेरित हो लिखने के लिए। नहीं नहीं, तुम लिख सकती हो, लिखो तो तुम, हम देखेंगे तुमको। और फिर उसे उत्साहित करें, बताएं कि कैसे लिख सकते हैं और क्या कर सकते हैं, देखो फला ब्लॉग पढ़ो, फला चीज पढ़ो, ये टेक्नोलॉजी आई है, इसको सीखो। तो कुछ इस तरीके की बातें हम कर सकते हैं। फोन है जैसे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नहीं आती हैं, बता सकते हैं कि देखो कैसे इसको एडिट करते हैं, कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम क्यों नहीं बात कर सकते। बिल्कुल। और साथ बैठकर चाय भी पी सकते हैं ना। चाय उसे तो भी साझा कर अच्छा, सकते हैं। हाँ हाँ, और बादाम वाली चाय हो तो क्या बात है। क्या बात है। चलिए सुनते हैं बादाम वाली चाय। आज सुनवा रहे हैं रफी शब्बीर की लिखी झलकी बादाम वाली चाय। निर्देशक हैं राकेश ढोंडियाल। बाबूजी, ये रही 2 स्पेशल चाय। कड़क तो है ना? अरे बाबूजी, बिल्कुल कड़क है। देखने में तो कड़क लग रही है, लेकिन पीने के बाद पता चलेगा कड़क है या नहीं। कड़क है। इस महंगाई के दौर में ये कड़क चाय ही राहत पहुंचाती है। हाँ भाई, वरना हर चीज कड़की करने पर तुली है। इधर तनख्वाह मिली नहीं और उधर फिनिश। अब नंगा खाए क्या और निचोड़े क्या भैया। अरे यार, अपना भी कुछ ऐसा ही हाल है। महीने की 10 तारीख तक ईद और फिर मुहर्रम शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे खर्च कम करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले दिन भर में 10 पान खाता था, तुम तो जानते ही हो। हाँ। महीने से पान भी छोड़ रखा है। इस कुर्बानी का भी कोई फायदा नहीं हुआ। हालात वैसे के वैसे ही हैं। हाँ यार, ये चाय पान में बहुत खर्च हो जाता है। क्या बताएं? मेरे तो 400-500 रुपए यूं ही निकल जाते हैं। हाँ यार, अब तो मैं सोच रहा हूँ कि इस चाय से भी पीछा छूटना चाहिए। तुम कह तो ठीक रहे हो। मैंने सुना है ये चाय तो डायबिटीज की जड़ है और हम पैसा खर्च करके बीमारी मोल ले रहे हैं। इसीलिए अब और अभी से चाय बंद। ये हमारी आखिरी चाय है। अरे यार, कोई चीज एकदम से थोड़े ही छूटती है। हम धीरे धीरे करके इसे कम करेंगे। पहले हम दिन भर में 4 बार चाय पीते थे, अब से 2 बार पिएंगे। वो तो ठीक है, मगर इस बार की चाय के पैसे तो तुम्हें देना है। देना तो है। अभी मेरे पास खुले पैसे नहीं है, तुम दे दो, बाद में एडजस्ट कर लेंगे। बिल्कुल नहीं। सुबह की चाय के वक्त भी तुमने ऐसा ही बहाना बनाया था, और अभी भी ये डमे, वो भी हमें। क्या मेरे घर में पैसों का पेड़ लगा है? आ गए अपनी औकात पर, हैं? भूल गए वे सब एहसान। कई बार तुम्हारी चाय के पैसे दिए हैं और कभी ऐसी टुच्ची बातें तो की नहीं हमने। मुझे टुच्चा कहता है? तुझसे बड़ा टुच्चा तो मैंने देखा ही नहीं। चाय के बहाने कचौड़ी समोसे भी निकल जाता है, वो भूल गया? बहुत हो गई, अब एक शब्द भी बोला तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। हाँ। क्या कहा? मेरा मुंह तोड़ेगा? तेरी इतनी हिम्मत? अरे हट, अरे हट, मेरा काला छोड़, छोड़ मेरा काला छोड़। सुनिए भाई साहब, सुनिए। आप लोग क्यों लड़ने लगे? अभी कुछ देर पहले तो दोस्तों की तरह बातें कर रहे थे। आप इनका कारण छोड़िए। देखिए, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आपको ऐसा करना शोभा नहीं देता। आप भाई साहब बीच में मत बोलिए। अब जरा सी बात पर आप। ये जरा सी बात नहीं है। आपके पास जितने पैसे का नोट हो मुझे दे दीजिए, मैं खुले पैसे दे देता हूँ, फिर आप चाय के पैसे दे देना। सोच लो। अब तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ। सोच लो, खून खराबा हो जाएगा। अरे अरे, सुनिए भाई साहब, सुनिए। आप दोनों तो 2 कप चाय के लिए खून खराबा करने पर उतारू हो रहा हो। भाई, मुझे तो शर्म आ रही है यार। अच्छा, जब आपको इतनी शर्म आ रही है तो आप ही क्यों नहीं दे देते पैसे? हाँ, ठीक है भाई, ठीक है।
आप लड़िए मत, मैं दे देता हूँ आपकी चाय के पैसे। अब तो ठीक है ना? हाँ, अब आप दोनों हाथ मिलाइए। अरे भाई शर्माइए मत, हाथ मिलाइए, मिलाइए हाथ। हाँ, ये हुई ना कोई बात। भाई साहब, वो तो आपने पैसा देकर मामला खत्म कर दिया, वरना मैं छोड़ता नहीं इसे। बे जा, तेरे जैसे बहुत देखे हैं। अरे यार आया वहां से, ये तो भाई साहब का शुक्रिया अदा कर जो बच गया, नहीं तो तेरी अरे यार आप दोनों फिर लड़ने लगे। हाँ, ऐसा करिए, आप दोनों अलग अलग दिशाओं में जाइए। आप इधर से जाइए और सुनिए भाई साहब, आप उधर से जाइए, नहीं तो बाहर जाकर आप फिर लड़ने लगेंगे। अरे भाई सुनो, मेरा बिल लाना जरा। अभी लाया बाबूजी। शुक्र है भगवान का, मैंने उन्हें समझा तो दिया। ये रहा आपका बिल। अब देखा तुमने, उनके चाय के पैसे देकर मैंने कितना बड़ा हादसा टाल दिया। अरे बाबूजी, आप इन दोनों के चक्करों पड़ गए। अरे ये दोनों एक नंबर के कंजूस हैं, हर बार कोई ना कोई ड्रामा करते रहते हैं, और आप जैसा कोई शरीफ इनका झगड़ा खत्म करने के लिए आए तो इनके पैसे दे देता। क्या? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अरे हम तो यहाँ धंधा करते हैं, इसलिए ऐसे लोगों को सहन करना ही पड़ता है, और हमें तो चाय के पैसों से मतलब है, वो दे या आप दें। क्या वो लोग यहाँ रोज आते हैं? बाबूजी, इस एरिया में कई दुकानें हैं, जहाँ कोई आप जैसा शरीफ बंदा मिल गया, ये शराफत का फायदा वहीं उठा लेते हैं। बात पैसे की नहीं है, देख लेना किसी दिन इनकी ये होशियारी है ना, उन पर ही भारी पड़ेगी। देखा मेरे दिमाग का कमाल। जब तक इस दुनिया में शराफत रहेगी, अपनी ये टेक्निक अमर रहेगी। पर तुम्हारी ये टेक्निक मेरी एक्टिंग के बगैर बेकार है। लेकिन कभी कभी यार तुम बहुत ही ओवर एक्टिंग कर जाते हो। अरे भाई, जब तुम मेरा गिरेबान पकड़ते हो तो थोड़ा हाथ भी उठाने की कोशिश किया करो, जिससे सामने वाला हमारा बचाव करने के लिए एकदम से मजबूर हो जाए। अरे पर दोस्त, मुझे लगता है दिन ब दिन शराफत खत्म होती जा रही है। अब तो बीच बचाव करने वाले शरीफ लोग कम ही नजर आते हैं। यार, मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, अगर हम चाय वाली तरकीब खाने की होटल में करें तो जूते खाने पड़ेंगे। क्या मतलब? अरे लोग इतने भी शरीफ नहीं हुए हैं कि खाने का बिल भर दें, समझे? हर काम अपनी औकात देखकर करना चाहिए। इसीलिए कहता हूँ, कभी कभी जेब के पैसे खर्च करके बादाम वाला दूध पी लिया करो। अरे क्या इस महंगाई में तुम बादाम वाला दूध पीते हो? हाँ, मेरे एक पड़ोसी की मेहरबानी से। उस्ताद, वहाँ भी कोई तरकीब? अरे ऐसे तरकीब नहीं भाई, समझदारी कहते हैं। उस बेवकूफ पड़ोसी ने 1 साल पहले खीर भेजी थी। उसने उसमें 2 साबुत बादाम डाल दिए थे। बस मैंने फौरन वो बादाम निकाल लिए। अच्छा? और मैं जब भी सुबह 1 कप दूध पीता हूँ, उसमें वह दोनों बादाम डालकर चम्मच से घुमाता हूँ और फिर निकालकर वापस रख लेता हूँ। अपना बादाम वाला दूध तैयार। वाह, तुम्हारे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा दिमाग मेरे दिमाग से तेज क्यों? अरे यार, पर वो बादाम जेब में रखा करो, उन्हें चाय में भी घुमा के पिया करेंगे। अरे वाह, यानी बादाम वाली चाय। तुमने ठीक कहा, कल से वही बादाम वाली चाय पिया करेंगे। आज का दिन ही खराब है। 1 घंटा हो गया, कहीं शराफत ही नजर नहीं आ रही। वो देख दिलावर, कोई सुकून पसंद शरीफ नजर आ रहा है, और होटल भी सुना है। सेठ भी नजर नहीं आ रहा है, शायद वेटर के भरोसे होटल छोड़ के गया है। मौका अच्छा है, मुझे शरीफ दमदार नजर आ रहा है। यानी नाश्ता भी पक्का, पर मुझे उसमें शराफत नजर नहीं आ रही है। मुझे नहीं लगता कि उसकी जेब में पैसे हों। बस तुम सबको अपनी तरह ही समझते हो, हैं? तुम ज्यादा जानते हो भाई, क्योंकि बादाम का दूध जो पीते हो। तो आओ प्यारे, आज तुम्हें बादाम की चाय गरम गरम समोसों के साथ पिलाते हैं।
ए वेटर, इधर आओ। आया बाबूजी। फिर आ गए। ये कंजूस जरूर कोई लफड़ा करेंगे। हाँ बाबूजी। अरे भाई गरम क्या है? बाबूजी, आज सेठ जी का भेजा बहुत गरम है। अरे भाई पर हम तो शाकाहारी हैं, क्यों भाई? मेरा मतलब है बाबूजी कि सेठ जी बहुत गुस्से में हैं। 2 बंदे मुफ्त में खा पी कर भाग रहे थे, उन्हें ही लेकर पुलिस स्टेशन गए हुए हैं। और अभी वो मुसीबत टली नहीं थी, एक मुसीबत और आ गई। क्या मतलब? हैं? क्या मतलब? क्या हम लोग चोर चक्के हैं? तुम्हारी दुकान इस एरिया में रखना है कि नहीं? कबे? बाबूजी, मेरा मतलब ये नहीं था। ठीक है, जाओ 2 समोसे लेकर आओ, फिर 2 कप स्पेशल चाय। अभी लाया बाबूजी। आजकल के नौकर बहुत मुंहफट और कामचोर हो गए हैं। अरे नौकर क्या, आजकल तो सभी कामचोर हो गए हैं। क्या होगा इस दुनिया का? बाबूजी, गरम गरम समोसा और स्पेशल चाय। अरे समोसा और चाय साथ ले आए? तुम भी बेवकूफ हो। क्यों? जब तक समोसे खाएंगे तब तक बादाम वाली चाय तैयार होगी। अरे वाह। गुरु, तो तरकीब लगाई जाए। बिल्कुल, चालू। तुमने आज दिल से खिलाया पिलाया। क्या मजेदार समोसे और बादाम वाली चाय। हैं? क्या ये मेरी तरफ से था? हाँ? क्या हमेशा मैं ही तुम्हें खिलाता रहूंगा? देखो, मुझे बेईमानी पसंद नहीं है। कल मैंने पेमेंट किया था, आज तुम्हारा टर्न है। ओहो, टर्न? अबे अंग्रेज की औलाद, ज्यादा टकपक की तो ऐसा थप्पड़ मारूंगा कि तेरी पूरी दुनिया ही टर्न हो जाएगी। अपनी जुबान को लगाम दो वरना। अरे वरना तू क्या कर लेगा? तेरी तो। अरे हट हट। अरे बाबूजी, यहाँ मत लड़िए। अरे लड़ना है तो बाहर जाइए। अबे चुप, दुकान का मसला है, दुकान में ही हल होगा। अभी बताता हूँ। अरे भाई साहब, आप लोग जरा सी बात पर लड़ रहे हैं। ये जरा सी बात नहीं है, इसकी हमेशा की आदत है। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अबे क्या कहा? लातों के भूत तेरी तो। अरे अरे अरे, बैठ जाइए, मैं आपका मसला हल कर देता हूँ। अरे तू क्या हल करेगा? बैठिए बैठिए। बेचारा फंस गया इनके चक्कर में। तो मेरे पास आपके इस मसले का हल है। क्या? ये है 1 रुपये का सिक्का। इससे हम टॉस करेंगे, अगर हेड आया तो आप हम तीनों का बिल देंगे, और अगर टेल आया तो आप हम तीनों का। हम तीनों का? अरे आप कहाँ से आ टपके? भाई साहब, मैं 1 घंटे से नाश्ता और चाय पीकर यहाँ बैठा हूँ। आप लोग आए तो मुझे लगा जैसे भगवान आ गए। हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे? भाई साहब, मैं अपना पर्स घर भूल आया हूँ, अभी आप मेरा बिल दे दीजिए भगवान के लिए। अबे तेरे चक्कर में तो हम फंस गए हैं। बड़ा आया पैसे लौटाने वाला, चल दूर हट। अरे भाई साहब, अरे ऐसा मत करिए भाई साहब, अरे मेरी बात तो सुनिए भाई दूर साहब। हट। अरे दिलावर, ये तो गिर गया यार। क्या हो गया बाबूजी? कुछ नहीं हुआ, साला एक्टिंग कर रहा है, अभी होश में आ जाएगा। मुझे लगता है ये तो टपक गया। मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि एक धक्के में ये निपट जाए। शायद बादाम वाली चाय का असर होगा। तुम भी मुझे फंसा रहे हो। वेटर, तुमसे कहा था पानी लाओ। अरे यार दिलावर, हम तो फंस गए। अरे यार, पुलिस आकर बड़ा लफड़ा करेगी। हाँ यार, अब क्या करें? अच्छा सुनो सुरेश, तुम बेटर से बात करके कुछ ले देकर मामला रफा दफा कर लो ना। ये लीजिए पानी बाबूजी। पानी तो ठीक है। अरे वेटर भैया, जरा हमारी बात सुनिए। जरा इधर आइए। देखिए वेटर भैया, हम तीनों के ही चाय नाश्ते के पैसे दे देते हैं। ठीक है। और आपको भी अलग से कुछ पैसे दे देते हैं। हमारे ऑफिस के टाइम हो गया है, हमें जाने दीजिए। हैं? इसको थोड़ी देर में होश आ ही जाएगा। हाँ, आ है ना? जाएगा। आप इसको देख लेना है। ये लीजिए। अच्छा भैया, हम जाते हैं। नमस्कार। आप बेफिक्र रहो, हम सब देख लेंगे। अरे आपको तो होश आ गया? मैं बेहोश था ही कब भैया, मैं तो एक्टिंग कर रहा था। हैं? अब नहीं पियेंगे कभी ये फोकट की बादाम वाली चाय। अभी आपने रफी शब्बीर की लिखी झलकी सुनी
बादाम वाली चाय। निर्देशक थे राकेश ढोंडियाल। तो रेणु जी बादाम वाली या अदरक वाली कोई भी चाय पिए, लेकिन मुफ्त में ना पिए। हाँ, ये फोकट वाली चाय नहीं होना चाहिए। इसका नाम तो वैसे फोकट वाली चाय ही होना चाहिए था। तो हम आज सखी सहेली के बारे में बात कर रहे थे, सखियों के बारे में, तो बात बिल्कुल वहीं पर साबित हो जाती है कि इस तरीके की सहेलियां कहीं आपकी तो नहीं है। हाँ, ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जब मिलजुल कर जाए, कभी आपने दे दिए, कभी मैंने दे दिए, कभी इसने, कभी उसने तो इस तरह की दोस्ती होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जब चाय की बात चले और चाय पे अगर गाना ना हो तो हाँ, क्योंकि चाय तो अभी हम नहीं पी सकते, कार्यक्रम में है सखियों, तो लेकिन आपको ये तो हम सुनवा सकते हैं।
चाय भी हो गई अब तो। हो गई ना, फिर से कुछ कहानी किस्सा होना चाहिए। हाँ, होना ऐसा? चाहिए। और आज गुरुवार का दिन है रेणु जी, और सफल महिला का दिन होता है। जी तो हाँ, और सफल महिला की जब बात आती है, जैसा हमने कार्यक्रम में शुरू में कहा कि रेखा कालिंदी, ये इनके संघर्ष की कहानी है। और सबसे पहले तो ये बता दें कि इन पर किताब लिखी जा चुकी है, यानी इनकी कहानी, जो भी इनके संघर्ष की कहानी ही कह सकते हैं, जो भी कथा है उसके बारे में किताब लिखी जा चुकी है। फ्रेंच में लिखी गई, फ्रेंच रचनाकार ने लिखी, राइटर ने लिखा, उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ और अंग्रेजी किताब का नाम है द स्ट्रेंथ टू से नो। द स्ट्रेंथ टू से नो। तो कितनी सशक्त ये, मतलब शीर्षक ही अपने आप में बहुत पावरफुल है, आप समझ रही हैं। और ऐसा नहीं है कि रेखा की उम्र बहुत ज्यादा है। हाँ, बिल्कुल। हम सफल महिला के अंतर्गत किसी सफल महिला की बात करते हैं, लेकिन ये अब बड़ी हो चुकी है। लेकिन जबकि संघर्ष की हम बात करें, उस समय ये सिर्फ 11 वर्ष की थी, और उस समय इन्होंने कितना संघर्ष किया उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। कि बच्चे जो है, कई बार बच्चे ना शिकायत करते हैं ना, पढ़ाई की जब बात होती है तो कहते हैं अरे माहौल ठीक नहीं है, स्कूल ठीक नहीं है, घर में मतलब हमको ये किताब लाकर नहीं थी इसलिए हम पढ़ाई नहीं कर पाए, कमरा अलग नहीं है हमारे पास, रोशनी नहीं ठीक से आती है, कमरा अलग हो, सब लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं, यही टेलीविजन चल रहा होता है, हम कैसे पढ़ें। यानी कि छोटी छोटी बातें उन्हें बड़ी तंग करती है। लेकिन पढ़ाई के लिए किसी किसी को कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये आज हम जानेंगे रेखा कालिंदी की कहानी के माध्यम से। तो रेखा ने न सिर्फ अपने पढ़ाई करने के अधिकार को जाना पहचाना, बल्कि उसके लिए संघर्ष भी किया। जब वो केवल 11 वर्ष की थी ना रेणु जी, तब उससे कम से कम 5-6 वर्ष बड़ी उम्र के लड़के से उसके विवाह की बात उनके माता पिता ने चालू कर दी। जैसा कि होता है, लेकिन उसका उन्होंने विरोध किया क्योंकि वो पढ़ना चाहती थी। हाँ, पढ़ना चाहती थी। और इसके अलावा उनकी जो बड़ी बहन थी ना, वो उनकी शादी 12 वर्ष में ही कर दी गई थी, और उसकी वजह से उसको जो परेशानियां झेलनी पड़ी उसके बारे में भी रेखा कालिंदी को बहुत अच्छी तरह से पता था। हाँ, संघर्ष की कहानी। तो हम ये कहते हैं ना कि बीज कहीं से भी पड़ा होगा, चूंकि इनके घर में परंपरा थी, तभी इनकी बड़ी बहन की शादी कर दी गई। लेकिन कहीं ना कहीं इनके मन में था कि हम इसका ठीक से पुरजोर से विरोध करेंगे, क्योंकि बहन भी परेशान थी। और इनकी ये हम बता दें कि ये वेस्ट बंगाल में पुरुलिया में रहने वाली है बिटिया हमारी। और ये मतलब सच में लगता है ना कि कब से, बचपन से, अभी तो हम बात तो कर रहे हैं कि 11 वर्ष की थी तब की, लेकिन सोचो कि किस तरह से मंजू बचपन से ये सोच रही होंगी कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, और हम सोचते हैं लेकिन उसके बारे में कुछ कर नहीं पाते। इन्होंने करके दिखा दिया। बिल्कुल। और जिस जगह की ये है ना रेणु जी, वहां लड़की का जन्म होना, यही अपने आप में एक ऐसी खबर होती है जो दुखद समाचार माना जाता है कि अरे घर में लड़की हो गई, मतलब एक मातम जैसा माहौल हो जाता है। उसकी शिक्षा और उसके स्वास्थ्य की बात तो बहुत दूर की बात है ना, उसके बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है। इतना अभिशाप समझते हैं, बोझ समझते हैं, इसीलिए तो उसका विवाह बहुत कम उम्र में कर देते हैं, ताकि जो भी कुछ हो उसके ससुराल वाले जाने, और विवाह के बाद जो भी संघर्ष है वो खुद झेले, अब पलट के घर ना आए। तो ये बहुत खराब बात है, जो हम ये मान के चलते हैं कि बिटिया का विवाह हो गया तो वो वापस मायके ना आए, इसीलिए उसका विवाह कर दिया जाता है। और जब ये सारे अनुभव उन्होंने लिए, तो उसके बाद उस समय तक वो स्कूल जा रही थी, और स्कूल में एक कोई कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे लेख लिखे, इन्हीं अपने जो अनुभवों के ऊपर ही उन्होंने लेख लिखे। जब वो, मैंने बताया कि वो 5-6 वर्ष बड़ी उम्र के लड़के से उसकी शादी करने वाले थे, और जब वो लड़के वाले इसे देखने के लिए आए, तब इसने, रेखा ने, उस लड़के से 5-6 सवाल किए जो कि सामान्य ज्ञान के सवाल संबंधित थे, यानी कि वो उनका बौद्धिक स्तर देखना चाह रही थी, या ये समझ रही थी कि हम इनके साथ रह सकेंगे या नहीं। एक उन्होंने आकलन का एक तरीका समझा कि हम चलो ऐसे देख लेते हैं। लेकिन उसमें से एक भी सवाल का जवाब वो दे नहीं पाया, और उल्टा उसकी हंसी उड़ाई कि मतलब तुम लड़की होकर के तुम मेरे से सवाल कर रही हो, ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये हो ही नहीं सकता। इस तरह से उसका मजाक भी बनाया गया। लेकिन उसने अपने माता पिता से कहा कि नहीं, मैं शादी अभी नहीं करूंगी। उसके बाद स्कूल में जब एक कार्यक्रम था, तो उन्होंने अपने इन्हीं अनुभवों को बहुत अच्छे लेख के रूप में लिखा, और उसका वाचन भी किया इन्होंने मंच पर जाकर के। जब पढ़ा, तो जब उन्होंने पढ़ा तो उनके विचारों को और उनकी कहानी से सब लोग बहुत प्रभावित हुए, कि इतने प्रभावी ढंग से इन्होंने अपनी और अपनी बड़ी बहन की बात बताई, और उसको मीडिया का बहुत अच्छा कवरेज भी मिला इस बात से। देखो क्या होता है ना मंजू, ये जब मन की बात होती है, यानी कि उसका दर्द था खुद का,
महसूस किया हुआ, उसकी अपनी बहन की कहानी थी, तो जाहिर है कि उसमें जो सच्चाई थी और जो तकलीफ थी वो आंखों देखी खुद अनुभूत होती है जब, तो उसमें वो दर्द आ जाता है कहने में, वो पावर आ जाती है जो जो कि मीडिया को भी प्रभावित करती है, जो सामने सुनता है उनको भी प्रभावित करती है। तो एक जो प्रभाव उसका पड़ता है वो वाकई बहुत गहरा होता है। हाँ, है ना? लेकिन जब उन्होंने अपनी बात प्रभावी ढंग से कही तो इस बात का उनके जीवन और पर खराब क्या प्रभाव प्रभाव पड़ पड़ा गया। उसके बारे में अगर आप जानेंगे ना तो सचमुच जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, किस तरह से जो हम अभी सोच रहे हैं कि बहुत प्रभावशाली था, बड़ा अच्छा रहा होगा, उनको तालियां मिली होंगी, वहां तालियां जरूर मिली, लेकिन घर आने पर वही जो तालियां थी वो थप्पड़ों में बदल गई। बहुत इतनी ज्यादा उनकी पिटाई की गई ना कि वो लगभग बेहोश हो गई, और जब वो थोड़ी सी भी होश में आती थी फिर उसकी पिटाई चालू हो जाती थी, और ये पिटाई के उसके माँ बाप करते थे। और वो ये कहती है कि मैंने अपने आस पड़ोस के लोगों को बहुत चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के उनसे मदद मांगी कि आओ और मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, लेकिन वहां कोई भी व्यक्ति उसको बचाने के लिए नहीं आया। और यहाँ तक कि उसके माता पिता ने उसका खाना पीना भी बंद कर दिया और कहा कि जब तक शादी के लिए तैयार नहीं हो जाओगी तब तक खाना पीना भी नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थितियां उनके ऊपर आन पड़ी। अब सोचिए आप, 11 वर्ष की नन्ही सी जान जो दुनिया की ऊंच नीच से बिल्कुल बेखबर, सिर्फ वो ये जानती थी कि मुझे विवाह नहीं करना है बल्कि मुझे पढ़ना है, और पढ़ने के लिए उसे इतनी ज्यादा मार खानी पड़े। तो बताइए उस बच्ची के नन्हे से नाजुक मन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। क्या प्रभाव पड़ा होगा। लेकिन एक बात यहीं पर मंजू सबक की जो है वो ये कि रेखा कालिंदी से हम यही समझ सकते हैं, और हमारी और भी बच्चियां जो है वो सुन रही होंगी तो समझ रही होंगी कि इस नन्हे मन पर जो बुरा प्रभाव पड़ता है वो तो पड़ता है, लेकिन क्या उसको किनारे करके हम आगे बढ़ सकते हैं, और किस तरह से एक अपना मनोबल बनाते हुए आगे बढ़ते हुए और एक मुकाम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जिस मकाम पे वो पहुंची इसीलिए तो हम आज यहाँ चर्चा कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और सिर्फ इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि इससे हमें एक हौसला मिले हमारी और भी बच्चियों को। और वो जो किताब इनके ऊपर लिखी है ना, द स्ट्रेंथ टू से नो, उस किताब में भी बहुत सारी ऐसी बातें लिखी गई जो अगर बच्चे पढ़ेंगे तो वो समझेंगे कि संघर्ष क्या होता है, और उन्हें आगे बढ़ने के बारे में जानकारी मिलेगी। और उनका पढ़ाई का जो अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चे का अधिकार होता है कि वो पढ़ाई करे, इसके अलावा उनके साथ और कुछ नहीं किया जाना चाहिए, उस अधिकार के बारे में भी उनको जानकारी मिलेगी। तो ये सारी बातें उस किताब में भी लिखी हुई है। तो बच्चे अगर पढ़ते हैं तो ये उनके लिए बहुत प्रेरणादायी होगी, ये कहानी भी बड़ी प्रेरणादायी होगी। और उसके बाद जो हुआ वो भी आपको बताते हैं कि इतने पर भी जब वो अपनी बात पर अडिग रही कि नहीं मुझे सिर्फ पढ़ना है, इतने अत्याचारों के बावजूद भी, उसके बाद उनके स्कूल की एक टीचर और जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम में एक मंत्री महोदय भी वहां उपस्थित थे, उन्होंने थोड़ा सा इस बात पर गौर किया और इसमें मध्यस्थता की, और उसके बाद उसकी पढ़ाई को आगे जारी रखा गया। और वो चाहती थी कि वो बड़ी होकर के नर्स बने। और अब वो नर्स बनी। बिल्कुल, आज का जो स्टेटस है उसके हिसाब से वो 10वीं पास कर चुकी हैं और आगे पढ़ाई शायद उनकी जारी है, ये हमें पता चला। और इसके अलावा उन्हें भारत का नेशनल ब्रेवरी अवार्ड भी दिया गया है ना। ये वाकई ब्रेवरी अवार्ड मिलना तो वाकई उनके लिए गौरव की बात है, और उन सब बच्चियों के लिए गौरव की बात है जो संघर्ष करके आगे बढ़ती हैं। एक बात और है कि मंजू, सिर्फ उस बच्चियों की बात नहीं है, इसमें माता पिता को भी बहुत सारी चीज़ों के लिए गांठ बांधनी चाहिए कि ये मौका ना आने दें। और अगर किसी, ठीक है, आपके घर की कोई परंपरा है, कुछ ऐसा है जिसको कि आप को पालन करना है, जिसका निर्वाह आपको करना है, एक सीमा तक करें। लेकिन अगर आप देखते हैं कि किस शिद्दत से बच्ची चाह रही है कि उसको पढ़ना ही है, या जैसे कि अगर हमारे घर में केवल MA BA तक पढ़ना है और उसके बाद कुछ और एडवांस स्टडीज करना चाहती है, उच्च शिक्षा के लिए कहीं और जाना चाहती है, तो आप उसे भेजें। ऐसा नहीं है अब आप सोचेंगे कि अच्छा यहाँ हमने कहानी सुनाई रेखा कालिंदी की कक्षा 10 तक, तो उन्होंने कहा लो हमने बेटी को 10 तक तो पढ़ा दिया। ऐसा नहीं है, आपकी क्षमता जितनी है आप उससे ज्यादा बेटी के लिए करने के लिए सोचें। और आजकल की बेटियां तो साबित कर चुकी हैं कि अगर उन्हें मौका दिया जाए, अगर उन्हें पढ़ाई के अवसर दिए जाए तो वो क्या नहीं कर सकती है। जी हाँ, इसीलिए तो कह रहे हैं कि अब माता पिता को साबित करना है कि हम किस तरह से उनका मनोबल बढ़ाएं। और हम साबित कर देते हैं कि हम भी थोड़ा मनोरंजन बीच बीच में करते रहते हैं। अपनी आँखों से पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने, पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने।
अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। रंग और नस्ल जात और मजहब, रंग और नस्ल जात और मजहब, जो भी हो आदमी से कमतर है, जो भी हो आदमी से कमतर है। इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह मान जाओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। नफरतों के जहान में हमको, नफरतों के जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है, प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने, पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा, सर उठाओ तो कोई बात बने। तो सब लोग ऐसे ही सर उठा कर रहें, मुस्कुराते रहें और खुश रहें और स्वस्थ रहें, और विषम परिस्थितियों में भी अपना रास्ता खोजते रहें, क्योंकि परिस्थितियां आती हैं जाती हैं, लेकिन परिस्थितियों में जो हमारा संघर्ष होता है वो हमारा भविष्य का निर्धारण करता है। तो उस उज्जवल भविष्य की तरफ नजर रखें, है ना। बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं और सभी लोग खुश रहें। हाँ। और जैसे तुमने कहा ना कि विषम परिस्थितियां आती हैं और चली जाती हैं, तो आती हैं तो जाएंगी ही जाएंगी। अब सखी सहेली कार्यक्रम हमने शुरू किया तो समाप्त भी करेंगे क्योंकि कल हम फिर मिलेंगे। हाँ। तब तक के लिए आप सभी से आज्ञा चाहते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।